समाचार तरंग के एक और अंक में मैं सुदर्शन नाहर आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हर साल 16 मार्च को देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका बताने के साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देने का भी उपयुक्त अवसर है। श्रोताओं, टीकों के माध्यम से आमजन के स्वास्थ्य की देखभाल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम बीमारियों पर नियंत्रण में इसके योगदान और टीकाकरण की आवश्यकता और इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत के लिए हमने आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आमंत्रित किया है परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉक्टर रघुराज सिंह को। डॉक्टर रघुराज सिंह, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी सालेहा गाजी। सालेहा, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में टीकों का क्या महत्व है। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में टीके किस प्रकार हमारी सुरक्षा करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उनका वैक्सीन हम लगवा लें जन्म के प्रारंभ में, तो वो जीवन पर्यंत हमको सुरक्षा प्रदान करती हैं और वो जो बीमारी होती है उससे हम सुरक्षित रहते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती है। उसमें हम अलग अलग अंतराल पर कुछ टीके बच्चों को लगाते हैं, उससे उन बीमारियों से बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी बच्चा टीके लगाने से छूटे नहीं, यानी कि सभी बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें और सभी बीमारियां से दूर रहें। जी डॉक्टर साहब, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है, तो ये क्या है और नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए ये क्यों ज़रूरी है? 1985 से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरे भारत में चलाया गया था। उसके अंतर्गत ये था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको हम टिटनेस का टीका उस समय लगाते थे, और जो हमारे बच्चे हैं उनको जन्म से लेकर के और 16 साल की उम्र तक हम उनको टीके लगाते हैं। तो पूरे भारत में हमारी एक ही गाइडलाइन है, एक ही हमारी टीकाकरण सारणी है, उसको हम फॉलो करते हैं और इसीलिए इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। सर, अभी आपने बात की बच्चों में टीकाकरण की, तो सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआती एक साल में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? बच्चों में अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, जैसे ही हमको पता पड़ता है, तो हम गर्भवती महिला के टीडी का एक टीका लगवाते हैं जिसमें डिप्थीरिया और टिटनेस बीमारी होती है, उससे उसका बचाव होता है। तो माता के लिए और बच्चों के लिए भी है। और ये बताते हुए मुझको खुशी हो रही है कि जो हमारी टिटनेस की जो बीमारी होती थी उसको हम इतना एलिमिनेट कर चुके हैं कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है। और 2017 के बाद में जो नियोनेटस टिटनेस होता था बच्चों में, वो आज देखने को बहुत कम मिलता है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको 3 टीके लगवाते हैं। हेपेटाइटिस बी का, जो कि हेपेटाइटिस बी नाम का जो पीलिया रोग होता है उससे बच्चे को बचाव करता है। बीसीजी का टीका लगाते हैं जो तपेदिक से बचाव करता है। उसके बाद में हम पोलियो की डोज पिलाते हैं जिसको बर्थ डोज पोलियो बोलते हैं, वो हमारा पोलियो से बच्चे का बचाव करता है। उसके बाद में हम जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, जब हम 5 वैक्सीन लगाते हैं, तो उसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस जो जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, हेपेटाइटिस का, और आईपीवी होता है जो कि हमारा पोलियो का टीका है जो कि आईएम लगता है। इसके अलावा पीसीबी होता है जो निमोनिया से बचाव करता है। रोटा वायरस को लगाते हैं। तो इस तरह से 5 टीके लगते हैं। फिर 2.5 महीने पे लगते हैं, फिर 3.5 महीने पे लगते हैं। उसके बाद में 9 महीने पे टीके लगते हैं, 9 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी लंबी सी सूची हो गई। पहले तो एक कार्ड के जरिए इन्हें याद रखा जाता था और उसमें मार्क किया जाता था। अब आप इसमें तकनीक का किस तरीके से सहारा ले रहे हैं कि पूरा ब्यौरा दर्ज हो सके? जिस तरह से हम गर्भवती महिला को जो टीके लगाते हैं उस समय एक कार्ड देते हैं, उसको ममता कार्ड बोलते हैं। उसके अंदर जो मदर होती है उसके टीकों का इंद्राज कर दिया जाता है। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो हम उसमें जन्म का टाइम और समय लिखते हैं, उसका वेट भी लिखते हैं। वो लिख करके फिर हम बच्चे के जो टीके लगते जाते हैं उम्र के अनुसार उसका हम इंद्राज करते हैं। ये हमारा पुराना तरीका है जो अभी भी चालू है। इसके अलावा भारत सरकार ने पिछले साल अक्टूबर से एक यूविन एप्लीकेशन बनाई है जो कि कोविन की तरह है। उसमें हम इन टीकों का इंद्राज करते हैं। इससे हमारी आभा आईडी भी बनती है। अगर बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आभा आईडी में उसका रिकॉर्ड सारा संकलित रहता है। और यूविन जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए हम टीकों का जब उसमें इंद्राज करते हैं तो जो भी बच्चे को लेकर के हम किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं यहाँ पे कमाने खाने के लिए, अपना कुछ रिकॉर्ड्स लेके नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में या हमारा राजस्थान से कोई बाहर जाएगा तो अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर
वो बता करके ही अपना टीकाकरण करवा सकता है। तो ये स्वास्थ्य कर्मी के लिए भी आसानी है कि कौन सा टीका बच्चे को लगाना है, माँ बाप के लिए आसानी है कि उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है। यानी तकनीक का सहारा लेकर उनका पूरा रिकॉर्ड भारत में किसी भी कोने में जाए वो एक जगह उपलब्ध और सुरक्षित। कल को वो बच्चा बड़ा होगा तो बाहर के देशों में जाने के लिए टीकाकरण का कार्ड मांगा जाता है, तो इससे एक ऑटोमेटिकली वो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर के जरिए अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकता है। डॉक्टर रघुराज सिंह, जैसा अभी आपने बताया कि बच्चों को ये टीके लगा रहे हैं तो उससे आगे आने वाले समय में भी उनको बीमारियों से बचाया जा सकेगा जी। तो आज के समय में टीकाकरण के प्रति लोगों की सोच है, उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं आप? विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकों को लेकर कई बार भ्रांतियां पैदा हो जाती है, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं? टीकाकरण की भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम समय समय पर पेपर्स में विज्ञापन देते हैं, भ्रांतियां दूर करने के लिए पंपलेट्स बंटवाए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो हमारे लोकल जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जिनकी हम कह सकते हैं कि जैसे कोई लीडर्स है या किसी मदरसे के या स्कूल के शिक्षक हैं, पंच सरपंच जो भी हैं, उनकी हम सहायता लेते हैं। वो अपने क्षेत्र में हमारी सहायता करते हैं, उनको समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर घर जाकर के विजिट करते हैं, जैसे इस समय हो रहा है कि हम घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से घर में कितने बच्चे, उनको कौन कौन से टीकाकरण हो गया है। कोई बच्चा अगर छूटा हुआ है तो डेटा हम इकट्ठा करते हैं। उसके दौरान अगर कोई भ्रांतियां होती है उनके कि हम तो बच्चों के टीके इसलिए नहीं लगवाते कि बुखार आ जाता है, तब हम उनको बताते हैं कि जो बुखार आता है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके साथ में हम पैरासीटामोल की सिरप या टैबलेट देते हैं। तो उनको ये बताया जाता है कि आपका बुखार तो बच्चे का ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जीवन भर सुरक्षा रहेगी वो आपके बच्चों को ज्यादा उससे फायदा होगा। और हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं हमारा, जैसे हमने चेचक का उन्मूलन किया, पोलियो का उन्मूलन किया। आज की तारीख में देखेंगे कि पोलियो के हमको कोई भी केस दिखाई नहीं देता और भारत एक पोलियो उन्मूलन वाला सर्टिफाइड देश है। तो इस तरह से हम भ्रांतियों को दूर करते हैं। कुछ टीकों को लेकर के ये भ्रांति होती है कि इससे बच्चों में नपुंसकता आ जाएगी, तो उसको भी हम दूर करते हैं। तो यानी लगातार आपकी जो फील्ड में जाकर समझाइश चलती रहती है। हाँ। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर काफी भौगोलिक विषमता है, दूर दराज वाले इलाके हैं, तो उसमें भी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती तो हमको गर्मी के दिनों में होती है कि जब हमारा टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में होता है, वहाँ पर जब टीकों को हम नियमित जो इसका टेम्परेचर है उस पर मेंटेन करना होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर एक चुनौती होती है कि टीकों को हम उस टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए किस तरह से उसको मेंटेन करें। तो उसमें वैक्सीन कैरियर में हमारे टीके जाते हैं। कई बार हमको एक वैक्सीन कैरियर के साथ में दूसरा वैक्सीन कैरियर और भेजना पड़ता है, जिससे कि उसमें जो लगने वाले आइस पैक पिघल जाएं तब उसमें से चेंज कर सकें। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है। हमारा जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर टीकों को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाना वो एक चुनौती होती है, लेकिन किसी भी तरह से हमारे टीकाकर्मी है, लोकल जो पब्लिक होती है, उनके सहयोग से उसको दूर करते हैं और काम करते हैं। दूसरी चुनौती हमको उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में आती है कि वहाँ पर हमारा पहाड़ी इलाका है, काफी दूर दूर तक घर होते हैं, तो वहाँ भी हमारे जो टीकाकरण होता है वो एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। लेकिन वहाँ पर जैसे कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, आशा सहयोगिनी होती है, या लोकल जो भी वॉलंटियर्स इसमें आगे आते हैं कि कुछ एनजीओ उस क्षेत्र में काम करते हैं, वो आगे आते हैं और उसमें हमारी सहायता करते हैं। पब्लिक को मोबिलाइज भी करते हैं और हमारे टीकाकर्मियों की भी सहायता करते हैं कि हम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो इन चुनौतियों को सामना करते हुए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अभी ताज़ा जो माहौल है उसकी अगर हम बात करें, कई सारी बीमारियां हैं सामने आई हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या कोई नए टीके इजाद किए गए हैं, और अगर है तो उनको सरकार किस तरह से काम में ले रही है आमजन के लाभ के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में जो टीके लगते हैं वो 11 तरह की बीमारी से बचाव करते हैं बच्चे का। सर, एक सवाल मन में आ रहा है कि हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन जो होता है और इम्यूनाइजेशन जो होता है, दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा सा अंतर है। वैक्सीनेशन कहते हैं हम टीका लगाने की प्रक्रिया को, इम्यूनाइजेशन होते हैं कि उस टीका लगाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। तो वो उसको इम्यूनिटी कहते हैं वैसे। तो इम्यूनिटी जो होती है उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। टीका लगाने के बाद जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत, तो इसे किस तरीके से जांचा जाता है? इसका एक सीरो सर्विलेंस होती है, स्टडी होती है, उसमें ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं और उसमें किसी एक टीका विशेष के लिए हम ये देखते हैं कि शरीर के अंदर उसके एंटीबॉडीज कितने पाए गए हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कितनी पाई गई है। तो वो अगर हमारी 85-90% के करीब आती है तो हमारी बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और उस क्षेत्र के अंदर बीमारी नहीं होगी, और अगर वो बीमारी होगी तो उतनी खतरनाक नहीं होगी जितने की वो बिना टीकों के होती। केंद्र सरकार का एक विशेष अभियान है सघन इंद्रधनुष।
इसकी अभी राजस्थान में क्या स्थिति है? सघन मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है वो समय समय पर चलता है भारत सरकार के निर्देशानुसार। इसके अंतर्गत ये होता है कि ऐसे छूटे हुए क्षेत्र जहाँ पर आज तक किसी की पहुंच नहीं है, वो व्यक्ति उनको मालूम नहीं है हमको टीके कहाँ लगवाने हैं, तो उसके लिए उनके क्षेत्र में जाकर के हम कैंप लगवाते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम है, मजदूर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो टीके शाम के वक्त लगवाएंगे जबकि हम काम करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, तो उनके लिए हम विशेष अभियान लगाते हैं शाम के वक्त उनकी सुविधा के अनुसार। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाता है, तो इसको हम सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा गर्मी के दिन आने वाले हैं अब, तो इसमें कोई ऐसी जो तरह तरह की मौसमी बीमारियां हो जाती है, तो उनसे बचाव के लिए भी क्या कोई कार्य योजना है? बिल्कुल, राज्य सरकार की एक कार्य योजना है कि जो गर्मी से जनित जो रोग होते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत, ये ज़्यादा होते हैं, तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी जगह पर दवाइयाँ मौजूद हों, ORS का जो घोल है वो रखा जाए, ORS के पैकेट्स उपलब्ध हों, और जो गर्मी से जो बीमारियाँ होती हैं, वार्ड में हमको AC है, कूलर है, उसकी व्यवस्था हो हर मरीज के लिए, जिससे कि कोई भी मरीज अगर आता है गर्मी जनित बीमारियों से तो उसको कोई असुविधा नहीं हो। तो स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद दें। उससे पहले उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का भी हम आज के इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के उपलक्ष्य में ही हम प्रसारित कर रहे हैं। तो हमारे सभी श्रोताओं की ओर से भी हम उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार और धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हमारे इस प्रोग्राम की बैकबोन है। मतलब हम तो या पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका मॉनिटरिंग सुपरविजन करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, हमारी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, वही इस कार्यक्रम की बैकबोन है, और उन्हीं की वजह से हम जो अचीवमेंट प्राप्त करते हैं उसी में उनका सहयोग रहता है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।